गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जो बायोलॉजी में जो अपनी यूनिट चल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग यूनिट चल रही है। उसका नाम है सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब सेल के जो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर का फंक्शन करते हैं तो उसके अंदर जो भी चीज़ें होती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों अभी अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो अपना जो चैप्टर है वो आपको पता ही है, बायोलॉजी के अंदर जो 8 नंबर का जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम होता है सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ। उसके अंदर अपन ने बच्चों बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। ठीक है, सेल क्या होती है, सेल थ्योरी कहती है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। और अभी जो अपन बात कर रहे हैं, अभी जो अपन जो बात कर रहे हैं वो यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में करता है। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार से है ना। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द गोल्जी बॉडी। आज की जो लेक्चर के अंदर अपन जो है बात कर रहे हैं वो गोल्जी बॉडी के बारे में बात करें। लेकिन इससे पहले आपको बच्चों पता होगा कि जो सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं तो सेल ऑर्गेनेल्स में इससे पहले जो अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अध्ययन किया था, है ना, डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इससे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अपन जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो आता है वो आप जो बात कर रहे हैं वो गोल्जी बॉडी की बात कर रहे हैं। इसके बाद लाइसोसोम पढ़ेंगे। तो देखो तीन जो नाम है, तीनों नाम कहाँ आए थे आपको पता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। ये तीनों नाम कहाँ आए थे बच्चों, याद करो आप। एक लाइन आई थी वहाँ पे तीनों नाम एक साथ आए थे। तो तीनों नाम कहाँ पे आए थे आपको, तो एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम जो आया था नाम, वहाँ पे एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम जो नाम आया था, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नाम आया था, है ना। अंत जो झिल्लिका में जो तंत्र होता है उसका जो नाम आया था, उसके समय अपन ने यहाँ पर जो होता वो तीनों के नाम पढ़े थे। और उनका तीनों के नाम वहाँ क्यों पढ़े थे कि क्या मतलब होता है कि तीनों जो चीज़ें हैं उनका आपस में संबंध होता है। एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, चाहे अपन जो उसकी बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा जो अपन जो बात करें गोल्जी बॉडी की बात करें, लाइसोसोम की बात करें, तो तीनों का ही क्या होता है आपस में संबंध होता है। तीनों ही क्या होते हैं, फंक्शनल रिलेटेड होते हैं। ठीक है, फंक्शनली एसोसिएट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, प्रोक्सिसोम है, ये इनसे संबंधित नहीं होते हैं। जो अपन बात कर रहे हैं जो मैंने बताया, इनसे गोल्जी बॉडी है, मेम्ब्रेन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनसे संबंधित नहीं होते, इसलिए अपन इनको इसमें नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक चीज अपन अब जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो अपनी यूनिट का नाम, चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अपन जो अभी पढ़ रहे हैं वो बात कर रहे हैं गोल्जी बॉडी की बात कर रहे हैं। जो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो अपना है गोल्जी बॉडी है। ठीक है, गोल्जी बॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी एपेटस बोल दो इसको। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे थोड़ा ये आपको छोटा लिखा हुआ है, दिखने में कोई दिक्कत होगी, लेकिन मैं सारी, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन डिस्कस करनी है, तो मैं लाइन टू लाइन आपके साथ डिस्कस करूँगा। सारी लाइनें वो आपके साथ में डिस्कस करूँगा, सारी लाइनों समझेंगे अपन। ठीक है, सारी लाइनों का अर्थ क्या है, सारा मैटर है वो क्या है, किस प्रकार से, वो सारा का सारा आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आपके कोई दिखने में कोई दिक्कत हो तो उसको आप मेरी आवाज़ से सुन के आप समझने, और बुक के जो नोट्स हो उसको रेफर करोगे तो आपके मैटर पूरा समझ में आ जाएगा। तो बच्चों जो बात कर रहे हैं इसमें, तो सबसे पहले जो कैमिलो गोल्जी थे, एक साइंटिस्ट है कैमिलो जो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी की बात करें तो कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले इसको एक जो नर्व सेल्स होती है, इसमें हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दी होगी, नर्व सेल्स होती है उसके अंदर एक न्यूक्लियस के पास में एक डेंस स्टैंड और रेटिकुलर स्ट्रक्चर की पता किया था। मतलब क्या हुआ इसका कि जो अपन कैमिलो गोल्जी की बात करते हैं, कैमिलो गोल्जी ने क्या किया था, यहाँ देखना। तो कैमिलो गोल्जी ने क्या देखा कि 1898 के अंदर कैमिलो गोल्जी ने क्या देखा कि ये जो सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के पास इन्होंने क्या देखा कि एक डेंस का मतलब होता है कंडेंस। ठीक है, कंडेंस मतलब संघनित, और डेंस स्टैंड का मतलब होता है रंगीन, कलर्ड। ठीक है, कलर्ड जो। तो उन्होंने क्या देखा कि न्यूक्लियस के पास एक डेंस कलर्ड रेटिकुलेट स्ट्रक्चर मतलब इस प्रकार से रेटिकुलेट स्ट्रक्चर देखी थी। तो इसको उन्होंने क्या नाम दिया, इसको उन्होंने बाद में
क्या नाम दिया, गोल्जी बॉडी नाम दिया इसको। क्यों? उसके नाम के आधार पर उसका नाम पड़ गया गोल्जी बॉडी, नाम पड़ गया उसके आधार पर। ठीक है, याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। किसमें नर्व सेल्स के अंदर, ऑब्जर्व इन नर्व सेल। व्हाट इज ऑब्जर्व? ही ऑब्जर्व दैट ए डेंसली, मतलब संघनित, डेंसली स्टैंड रेटिकुलेट स्ट्रक्चर फाउंड नियर द न्यूक्लियस। आफ्टर इट दैट नेम इज गिवन गोल्जी बॉडी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या कहा गया उसको? दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडी। उसको नाम क्या दिया? गोल्जी बॉडी, इन ऑनर्स ऑफ दिस साइंटिस्ट। उसके नाम के आधार, उसको सम्मान देने के लिए इसका नाम क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी रख दिया गया। याद रखना गोल्जी बॉडी के जो दूसरे नाम है, इसको डिक्टियोसोम भी बोलते हैं, है ना। इसको डिक्टियोसोम भी बोलते हैं, जालिकाय बोलते हैं हिंदी में। इसको गोल्जी बॉडी का दूसरा और लिपोकॉन्ड्रियन भी बोलते हैं। इसको याद रखना, गोल्जी बॉडी की जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसका दूसरा नाम है क्या? डिक्टियोसोम भी बोलते हैं और लिपोकॉन्ड्रियन भी बोलते हैं, इसका नाम है। ठीक है, फिर इसके देख क्या होते हैं, इससे पहले और बात करते हैं अपन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी आपकी। क्या है? कैमिलो गोल्जी ने 1898 के अंदर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलेट स्ट्रक्चर इन नर्व सेल। ठीक है, किसमें? नर्व सेल्स के अंदर देखी थी। तो उसको नाम क्या दिया था? दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडी। उसके बाद उसका नाम क्या था? गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी के में दो नाम और होता है, डिक्टियोसोम और लिपोकॉन्ड्रियन। ये भी क्या है? गोल्जी बॉडी कई बार इन नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, इसके बाद आ गया बच्चों, देखो कि इसके बाद बात करते हैं, दे कंसिस्ट मेनी फ्लैट। अब गोल्जी बॉडी के अंदर क्या होता है? गोल्जी बॉडी की बात कर रहा है, गोल्जी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। दे कंसिस्ट, उसके अंदर बहुत सारे फ्लैट, चपटे, डिस्क शेप्ड थैले से पाए जाते हैं, है ना। उसमें गोल्जी बॉडी की बात करें तो गोल्जी बॉडी में बहुत सारे अभी बताऊंगा डायग्राम में। गोल्जी बॉडी के अंदर बहुत सारे चपटे लंबे इस प्रकार से थैली से संरचना पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको गोल्जी सिस्टर्नी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? गोल्जी सिस्टर्नी बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे? और जिनका डायमीटर क्या होता है बच्चों, शेक जो पाए जाते हैं, इनको क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे? जो बहुत सारे डिस्क शेप जो स्ट्रक्चर पाई जाती है ना, डिस्क शेप शेक्ड जो पाए जाते हैं, शेक पाए जाते हैं इसके अंदर, फ्लैटेंड डिस्क शेप्ड शेक जो पाए जाते हैं। देयर आर मेनी डिस्क शेप्ड शेक थैले पाए जाते हैं, तो फ्लैटेड डिस्क शेप्ड है। ठीक है, वो पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। दे कंसिस्ट मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड शेक। ठीक है, याद रखो, दे कंसिस्ट किसकी बात कर रही है? गोल्जी बॉडी कंसिस्ट मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सिस्टर्नी। उसको क्या कहेंगे? सिस्टर्नी कहेंगे। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है सिस्टर्नी का, इस जो सिस्टर्नी है उसका डायमीटर क्या होता है? 0.5 to 1.0 माइक्रोन मीटर। द डायमीटर ऑफ द सिस्टर्नी 0.5 to 1.0 माइक्रोन मीटर होता है। अब सिस्टर्नी के डायमीटर की बात करते हैं, तो सिस्टर्नी होती है और उनका डायमीटर कितना है? 0.5 to 1.0 माइक्रोन मीटर होता है। ठीक है, 0.5 माइक्रोन मीटर टू 1.0 माइक्रोन मीटर होता है। किसका? सिस्टर्नी का डायमीटर होता है। तो क्या बोला मैंने? द गोल्जी बॉडी कंसिस्ट मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड शेक और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 to 1.0 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर। ठीक है, इस डायमीटर की इस सिस्टर्नी में बहुत सारी पाई जाती है। अब सिस्टर्नी क्या? देखो, ये सिस्टर्नी, देखो ये सिस्टर्नी आती है। ठीक है, इस प्रकार जो डिस्क शेप्ड है और शेक लाइक है, डिस्क शेप फ्लैट डिस्क शेप शेक है, ये है। ठीक है, ये इस प्रकार से ये डिस्क शेप है, ये सिस्टर्नी है। ठीक है, ये सिस्टर्नी और इनका डायमीटर क्या होता है? 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर, जो ये सिस्टर्नी का डायमीटर होता है। इस प्रकार से ये सिस्टर्नी होगी। अब आगे की बात करते हैं, तो गोल्जी बॉडी अब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। अपन जानते हैं, सभी जानते हैं कि गोल्जी बॉडी होती है। क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होती है? केवल राइबोसोम पाया जाता है। सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो और कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता। और तो मैं यही बात बता रहा हूँ, गोल्जी बॉडी होती है प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होती है। लेकिन
यूकेरियोट्स सच एज ह्यूमन आरबीसी एंड शिव ट्यूब ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जो प्लांट्स की बात करें, जो शिव ट्यूब होती है, उसके अंदर भी क्या होती है, आपके गोल्जी बॉडी अपसेंट होती है, याद रखना। प्रोकेट्स में मैं बता रहा हूँ, गोल्जी बॉडी अपसेंट इन प्रोकेट्स एंड सम यूकेरियोट्स सच एज ह्यूमन आरबीसी कोमा शिव ट्यूब ऑफ प्लांट। ठीक है, देखो यहाँ लिखा होगा, मैं क्या यहाँ एनसीईआरटी में नहीं दे रखी लाइन, याद रखना। एक गोल्जी बॉडी अपसेंट इन प्रोकैरियोट्स के अंदर अपसेंट होती है। देखो प्रोकैरियोट्स आपको दिख नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ ये प्रोकैरियोट्स है। ठीक है ना, किसमें अपसेंट इन प्रोकैरियोट्स में अपसेंट होती है। एंड सम यूकेरियोट्स कौन कौन से हैं, देखो सच एज ह्यूमन आरबीसी के अंदर सच एज ह्यूमन आरबीसी एंड शिव ट्यूब ऑफ प्लांट, जो प्लांट के अंदर शिव ट्यूब पाई जाती है उसके अंदर भी क्या होती है, गोल्जी बॉडी जो होती है अपसेंट होती है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट बच्चों, तो गोल्जी बॉडी की बात करते हैं तो गोल्जी सिस्टम कंसेंट्रिकली अरेंज न्यूक्लियस अराउंड द न्यूक्लियस। देखो क्या होता है कि जैसे मैंने बताई कि ये गोल्जी बॉडी है पूरी। ठीक है, ये गोल्जी एपिटस बोलते हैं उसको। ये सिस्टम है, एक सिस्टम, दो सिस्टम, तीन सिस्टम या चार सिस्टम। एक लाइन यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं दे रखी और मैंने यहाँ लिखना भी भूल गया, लेकिन बता देता हूँ कि मैटर ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। ठीक है, सिस्टनिक जो नंबर्स ऑफ सिस्टम इन ईच गोल्जी बॉडी 3 to 12 सिस्टर्नी फाउंड इन ईच गोल्जी बॉडी। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक गोल्जी बॉडी एपेटस है, एक गोल्जी बॉडी के अंदर ये सिस्टर्नी की संख्या कितनी होती है, 3 से 12 होती है। याद रखना कितनी होती है, 3 से 12 सिस्टर्नी होती है। कितनी होती है बच्चों, 3 से 12 होती है। ठीक है, 3 से 12 होती है। क्या होगी, 3 से 12 किसमें, एक गोल्जी एपेटस के अंदर ये सिस्टर्नी होती है ना, 1 2 3 4, जैसे मैंने 4 बनाई है। तो एक गोल्जी एपेटस की बात करूँ, एक गोल्जी बॉडी की बात करूँ, तो उसके अंदर जो सिस्टर्नी होती है उनकी संख्या कितनी है, 3 से 12 होती है। डायमीटर मैंने बता दिया था यहाँ पर 0.5 to 1 माइक्रोन ईच जो सिस्टर्नी का डायमीटर, प्रत्येक का डायमीटर ये होता है, और उसके अंदर 3 से 12 सिस्टर्नी होती है एक एपेटस के अंदर, ये होगी। इसके बाद ये क्या होती है, जो ये न्यूक्लियस, देखो यहाँ पर सीस फॉर्म लिखी है मैंने, यहाँ थोड़ा आपको दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, ये सीस फॉर्म में एक बार हटा रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर ये क्या होती है, जो न्यूक्लियस होता है उसके कॉन्सेप्चुअली अरेंज होती है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये न्यूक्लियस है। ठीक है, मान लो सेल है पूरी। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया। इसके तरफ इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी है। तो ये क्या होती है, इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ अरेंज होती है। देखिए ये इसमें देखो, ये जैसे मैंने बनाया, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है पूरी, ये सेल है, और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इस प्रकार से कॉन्सेप्चुअली अरेंज होती है। जो सिस्टर्नी होती है इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से ये सिस्टर्नी इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस प्रकार से अरेंज होती है, कॉन्सेप्चुअली अरेंज होती है। मतलब इसके चारों तरफ इस प्रकार से घेरे ग्रुप में इस प्रकार से, मतलब बात करें तो इस प्रकार से कॉन्सेप्चुअली अरेंज होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, ये बात है। इसके बाद देखो कि न्यूक्लियस के अंदर बात करें गोल्जी बॉडी की बात करें, गोल्जी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, 2 फेस होते हैं। मतलब क्या होते हैं, इसके 2 तल होते हैं, 2 सतह होती है। ठीक, 2 फेस होते हैं। जैसे अब मेरा ये फेस है, एक पीछे का फेस है ना, इस प्रकार से 2 फेस होते हैं। इसके में क्या होते हैं, 2 फेस होते हैं। क्या कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं। किसके, गोल्जी बॉडी के। गोल्जी बॉडी की बात करें तो गोल्जी बॉडी के 2 फेस होते हैं। सीस फॉर्म, गोल्जी बॉडी के 2 फॉर्म होते हैं, 2 फेस होते हैं। देखो एक तो है आपके सीस फेस। ठीक है, सीस फेस, इसको फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। इसको याद रखना, फॉर्मिंग है, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है सॉरी ये। ठीक है, कॉन्वेक्स होता है ये स्ट्रक्चर में, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स होता है। और ये किधर होता है बच्चों, ये न्यूक्लियस की तरफ होता है। ये जो सीस फेस होता है, ये न्यूक्लियस की तरफ बनाया बनेगी। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस था, अभी मैंने बताया था ये न्यूक्लियस था। ये जो फेस है, ये सीस फेस है, ये किधर है, न्यूक्लियस की तरफ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सीस फॉर्म बोलते हैं, जो न्यूक्लियस की तरफ होता है, सीस फेस बोलते हैं इसको फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। और ये कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, उत्तल होता है। अभी दूसरा जो फेस होता है, ये देखो ट्रांस फेस है, जो ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, याद रखना। ये दूसरा जो फेस है, मतलब जैसे मैंने सेल बनाई थी। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हो गया, और ये गोल्जी बॉडी हो गया, ये गोल्जी बॉडी हो गई। तो ये इधर वाला सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, ये तो कौन सा हो गया, ट्रांस फेस हो गया। ठीक है, ये तो ट्रांस फेस हो गया। ये जो न्यूक्लियस की तरफ है, ये वाला कौन सा, सीस फेस हो गया। तो यही मैं बता रहा हूँ, ये जो है, ये जो ट्रांस फेस है, ये किधर होता है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ये मैंने सेल मेम्ब्रेन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रांस फेस होता है, इसको मैच्योरेशन फेस भी बोलते हैं, और कॉनकेव होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। दोनों फेसों के बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, 2 फेस होते हैं।
तो ये मोटी मोटी इसकी जो संरचना होगी, ठीक है, इसमें कि भाई इस प्रकार सिस्टर्नी होती है और कॉन्सेंट्रिकली न्यूक्लियस के कॉन्सेंट्रिकली जो होते हैं कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होती है न्यूक्लियस के अराउंड। और इसके बाद के जो सिस्टर्नी की जो एक गोल्जी प्रोटेशन सिस्टर्नी की संख्या 3 से 12 होती है, जो एनसीईआरटी में नहीं दे रही, लेकिन बता रहा हूँ मैं। और इसकी जो साइज़ होती है मैंने बताई वो आपको, ये होती है 0.5 ईच सिस्टर्नी की, ठीक है। और उसके बाद ये कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होती है, इसमें 2 फेस बनते हैं। एक फेस होता है जो न्यूक्लियस की तरफ होता है, तो सीस फेस बोलते हैं, उसको फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, वो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। दूसरा होता है जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन फेस बोलते हैं, और कॉनकेव प्रकार का होता है, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने बात की। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों कि इसके फंक्शन की बात करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों फंक्शन की, किसके, गोल्जी बॉडी के फंक्शन की बात करते हैं। तो गोल्जी बॉडी के फंक्शन की बात करें तो बच्चों इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और एनसीईआरटी से ऐसे कैसे मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, याद रखना आपको समझाने के हिसाब से कि एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने पूरी लाइन इस लिखी है, कुछ एक्स्ट्रा लाइन है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, है ना, वो भी आपके साथ में मैं डिस्कस करूँगा। तो इसमें क्या होता है कि फंक्शन में बात करते हैं, तो इसमें फंक्शन क्या होता है, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ फंक्शन क्या होता है। कि इसका जो फंक्शन क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी भी पदार्थ को जो सीक्रेशन करती है, या किसी पदार्थ को सीक्रेट आउट करती है, वेसिकल्स फॉर्म में करती है, ठीक है। किस फॉर्म में करती है, वेसिकल्स बना देती है उसके, और वो इस वेसिकल्स किसकी, गोल्जी बॉडी के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है। और गोल्जी बॉडी क्या करती है, उसको इस सीस फेज से तो इंटर करवाती है और ट्रांस फेज से इसको बाहर निकाल देती है। या तो उसको इंट्रासेलुलरली उसको यूज कर लिया जाएगा यदि सेल के अंदर ही, या उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। देखो समझने की कोशिश करना, जो मैं पहला फंक्शन बताऊँ जिसका सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है। देखो ये सीस फेस आपको पता है, तो एक बार मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। क्या होती है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रकार से होती है। मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किसी को सबस्टेंस को पैक्ड किया है, किसी सबस्टेंस को, जैसे यहाँ से ये इसकी जो होती है ये वेसिकल्स बन जाएगी, और ये वेसिकल्स इस प्रकार से किसी सबस्टेंस को, चाहे प्रोटीन हो चाहे लिपिड हो, उसको इस वेसिकल्स के अंदर पैक्ड किया, तो ये जो वेसिकल्स है यहाँ पर एसोसिएट हो जाएगी, यहाँ पे आके जुड़ जाएगी किसी गोल्जी बॉडी से। और गोल्जी बॉडी क्या करेगा, इसको अंदर लेगा, अंदर लेने के बाद इसको यहाँ से लेके और इधर इसको निकाल देगा, ये फॉर्मिंग फेज है ना। जो यहाँ तो फॉर्मेशन हो गया इसका, वेसिकल्स बना के इसको अंदर ले लिया, मतलब वेसिकल्स को अंदर अटैच कर लिया, अंदर लेके इसको फिर सबस्टेंस उसको अंदर ले लेगा, लिक्विड को जो भी होगा, और इसको दूसरी फेज से उसको बाहर निकाल देगा। तो इसका मतलब क्या, ये क्या करती है, या तो इंट्रासेलुलर उसको टारगेट में ट्रांसफर कर देती है, या उसको सीक्रेट आउट कर देती है। यहाँ सेल मेम्ब्रेन होगी, आपको पता है इधर ट्रांसफॉर्म की तरफ अपने को पता है सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन से उस सबस्टेंस को बाहर भी निकालने में मदद करती है। तो देखो समझने की कोशिश करना, द गोल्जी बॉडी एपेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मेटल। मैंने क्या बताया, गोल्जी बॉडी क्या करेगी, उसको पैक करेगी, पैकिंग मेटल को पैक करेगी, ठीक, पैकिंग करेगी, ठीक है। जैसे ये आया सबस्टेंस उसको यदि ऐसे तो उसको पैक कर लेगी वेसिकल्स फॉर्म में, ठीक है। पैकिंग द मेटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड टू आउटसाइड सेल। मतलब क्या करती है, गोल्जी बॉडी उस सबस्टेंस से इसको क्या करती है, पैक्ड कर लेती है, ठीक है। वेसिकल्स फॉर्म में गोल्जी बॉडी क्या करेगी, उस सबस्टेंस को पैक्ड करेगी जिसको इंट्रासेलुलर टारगेट में डिलीवर करना है। इंट्रासेलुलर मतलब अंदर ही कोशिका के अंदर, या और दूसरी बात करें तो अपन किसी सेल से दूसरे सेल में, या सेल से बाहर, सेल मेम्ब्रेन से बाहर साइड डिलीवर करना, उस सबस्टेंस पैक्ड करके उसकी डिलीवरी करती है, ठीक है। दूसरा है गोल्जी बॉडी इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ये क्या करती है, जैसे आप लोगों को पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर लिपिड बनाती है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। तो ये क्या करती है, उससे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो आता है उससे लेके उसको ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में ट्रांसफर कर देती है। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये क्या करती है, ये इंपॉर्टेंट साइट है। देखो गोल्जी बॉडी इज द इम्पोर्टेंट साइट, गोल्जी बॉडी इज द इम्पोर्टेंट साइट, गोल्जी बॉडी इज द इम्पोर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो ये क्या कहती है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने में मदद करती है। ग्लाइकोलिपिड और जो बात करते हैं, है ना, जो ग्लाइकोप्रोटीन है और जो ग्लाइकोलिपिड है वो बनाने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें करती है, ठीक है। इसके बाद आता है तो गोल्जी बॉडी इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या करती है, हमेशा एनसीईआरटी में नहीं तरीके बच्चों याद रखना, थोड़ा ये
हो गया। तो ये क्या करेगी, लाइसोसोम फॉर्मेशन। लाइसोसोम क्या होता है, ये लाइसोसोम ही तो है, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या करती है, गोल्जी बॉडी ऐसे ही क्या होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होती है उसको एक वेसिकल में पैक्ड कर देती है और उस पैक्ड को डिलीट कर देती है। ये देखो, तो ये जो लाइसोसोम पैक्ड इन ए वेसिकल्स, लाइसोजाइमिक एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो पाचक एंजाइम जिनको बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम पैक्ड इनटू द वेसिकल्स देन दैट इज कॉल्ड लाइसोसोम। तो ये कैसे बनती है, ये किससे, गोल्जी बॉडी क्या करेगी, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको एक वेसिकल्स में पैक कर देगी। ये पैक कर दिया, उसको लाइसोसोम बोलेंगे। तो ये किससे बनती है, गोल्जी बॉडी से बनती है। तो ये बोल सकते हैं अपन, तो गोल्जी बॉडी इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम। इसके बाद जो नेक्स्ट जो बात आती है, जो गोल्जी बॉडी इन्वॉल्व हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। अब सेल वॉल में कैसे मदद करती है, क्योंकि जो सेल वॉल जो होती है, जो सेल प्लेट बनती है, उसमें ये मदद करती है, ठीक है। जो प्लांट में होती है सेल वॉल, तो उसके अंदर जो ये मदद करेगी, ठीक है। हेल्प किस में करेगी बच्चों, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करेगी। ये जो अपने लाइन दी है, प्लांट सेल की बात करते हैं कि सेल वॉल तो प्लांट सेल में होती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट और आता है इसमें, ये हो गया। इसके बाद एक लास्ट लाइन आती है इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द एक्रोसोम, ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, जो मेल के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। जो एडल्ट मेल के अंदर जो होती है स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। और स्पर्म फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें देखो क्या होगा कि जैसे ये एक अपन जो बात करते हैं कि स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्पर्म की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, ठीक है। स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये इसका ये वाला भाग होता है, फिर ये इसका बॉडी वाला भाग होता है, ये टेल होती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। इसका जो स्पर्म का जो हेड होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो इसका जो ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो पाए जाते हैं, तो इसका जो हेड होता है स्पर्म का, तो ये इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है, एक्रोसोम बोलते हैं। तो एक्रोसोम की बात करें तो एक्रोसोम का जो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो एक्रोसोम का निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है, वो कौन करता है, वो गोल्जी बॉडी के द्वारा ही होता है, याद रखना है ना। गोल्जी बॉडी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो ये एक्रोसोम बनता है वो इसी के द्वारा बनता है। तो बच्चों देखो, ये अपन ने एक छोटा सा जो टॉपिक था आज, क्योंकि इसमें दूसरा टॉपिक तो स्टार्ट नहीं कर पाए, तो अपने गोल्जी बॉडी ही आज डिस्कस किया, क्योंकि टाइम इतना ही रहता है, इतना 25 मिनट का टाइम है, उसमें अपने एक ही ऑर्डर कर पाए। तो अगली क्लास में हम लाइसोसोम पढ़ेंगे, ठीक है। और तीनों देखो ये क्या है, ये तीनों को साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लाइन और आती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये सबस्टांसेस को लेके फिर उसको पैक्ड करके फिर डिलीवर करती है। तो इसमें मतलब क्या है, दीज आर फंक्शनली एसोसिएटेड टू ईच अदर, है ना। तो इनके बीच में क्या क्लोज रिलेशनशिप होती है, किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या, गोल्जी बॉडी, और लाइसोम तो इससे बनता ही है। तो मैंने इसीलिए तो तीनों को अपन ने एक लाइन पढ़ी थी पहले, एक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ के आए थे। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब ये होता है तीनों क्या होते हैं, फंक्शनली एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो जो आगे की कक्षा के अंदर लाइसोम पढ़ेंगे, आज की कक्षा में इतना बहुत है, कोई समझ भी नहीं आता आप कमेंट करना, ये थोड़ा दिखा नहीं होगा, लेकिन मैंने हर चीज़ें आपके साथ डिस्कस की, ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे सारे वर्ड आपको मेरे जो आप जो मेरी इसे स्पीच से जो मैच करोगे तो आपको वर्ड समझ में आएंगे लिखे हुए, और ये NCERT और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा हो सकता है आपको छोटा, लेकिन ध्यान से देखोगे दिख जाएगा सारा का सारा मैटर आपको, है ना, सारा का सारा इस प्रकार से। और बाकी सारी की सारी जो NCERT में दे रखी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी है, बोली है मैंने, वो आप मेरे आवाज़ से सुन के आप आपके नोट्स के साथ अटैच करना है। तो धन्यवाद।